नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 7 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी यह जो क्लास है सामान्य विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों की, इसमें हमने सामान्य विज्ञान के कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रा में जो है रक्त नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यह जो है श्वसन करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा एकमात्र स्तनपायी प्राणी है इसमें से जो उड़ सकता है? इसमें से वह कौन सा एकमात्र स्तनपायी यानी कि मैमल है जो उड़ सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ एकमात्र स्तनपायी प्राणी यह है जो उड़ भी सकता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पांच जगत वर्गीकरण यह किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो पांच जगत वर्गीकरण है यह किया गया था किसके द्वारा? तो विटेकर के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि ये पांच जगत वर्गीकरण होता क्या है। यहाँ पे डिटेल सारी लिखी गई हैं। तो आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटेकर के पांच जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने यानी कि विटेकर ने जीवों को जगत यानी कि किंगडम नामक पांच बड़े वर्गों में बांटा था। ये पांच जगत यानी कि किंगडम कौन कौन से हैं? तो मोरेना, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, ये पांच जगत हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इन्हीं पांच जगत का जो वर्गीकरण है यह किया गया था किसके द्वारा? विटेकर के द्वारा। तो ये नाम आप याद रखिएगा, मोरेना, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, ये पांच जगत हैं जिनका वर्गीकरण किया गया था विटेकर के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वे पौधे जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रकार के पौधे को हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक श्रेणी के जो पौधे होते हैं ये अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मोनोकार्पिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्दियों में शीत निद्रा के समय जो टोड होते हैं ये किस माध्यम से सांस लेते हैं? तो आपने देखा होगा सर्दियों के समय जो टोड होते हैं वे शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो ये जो है किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो अपनी त्वचा के माध्यम से इस दौरान ये सांस लेते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे भाई सही हो जाएगा, त्वचा के माध्यम से। और निम्नलिखित में से किसे जो है श्वेत विट्रियाल कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत विट्रियाल हम कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक सल्फेट को हम जो है श्वेत विट्रियाल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मांसपेशियों में थकान का जो अनुभव हमें होता है यह किसके संचय के कारण होता है? तो हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में जो थकान अनुभव होती है यह लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की जो अचल संपत्ति है यह हम किसे कहते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को जो है कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। तो ऑप्शन सी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो WBC होती हैं इनका मेन कार्य क्या होता है? और संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका मेन कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करना, यानी कि शरीर को संक्रमण से बचाना। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है 100% सही हो जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक वयस्क मनुष्य में हृदय की जो धड़कनें होती हैं औसत संख्या कितनी सी, मतलब एक वयस्क मनुष्य की जो धड़कनें होती हैं इनके धड़कने की प्रति मिनट क्षमता कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा 70 से लेके 80 बार प्रति मिनट जो है जो धड़कनें हैं वह धड़कती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 से लेके 80 बार प्रति मिनट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा एक वयस्क मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, एक वयस्क मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं जो हमारा हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, यह 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, यह 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप कर सकता है या करता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा हमारे हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 आलिंद और 2 निलय, ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2 आलिंद और 2 निलय ये जो है कक्ष होते हैं हमारे हृदय के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो कोई भी वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाएगी तो उसका जो मास होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। वस्तु का जो द्रव्यमान है जितना पृथ्वी पे होगा उतना ही चंद्रमा पे होगा, यानी कि मास जो है कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान जो है कभी भी नहीं बदलता है, वह अपरिवर्तित रहता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फर्मी जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो फर्मी जो है लंबाई की इकाई, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आइए देख लेते हैं। तो फर्मी जो है लंबाई मापने का एक मात्रक है, यह दूरी की एक छोटी इकाई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल जो है परमाणुओं के आकार को मापने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वसा में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके 4 होते हैं, ए होता है, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा, ये वसा में घुलनशील होते हैं। वहीं जल में घुलनशील विटामिन आपके 2 होते हैं, बी और सी, ये विटामिन जो 2 होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। वहीं जो ए डी ई के होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से जो बी है यह जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी के तीनों आपके वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। जो सिरोसिस नामक बीमारी होती है इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिरोसिस नामक बीमारी से जो है हमारे शरीर का जो लीवर होता है, जो यकृत होता है वह प्रभावित होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लीवर यानी कि यकृत जो है सिरोसिस से प्रभावित होता है। यह जो लीवर होता है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर यानी कि यकृत ही होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सीरोलॉजी के अंतर्गत जो है सीरम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सीरम के अध्ययन को जो है सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एक आलिंद और एक निलय। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एक आलिंद और एक निलय, यानी कि मछली के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी माना जाता है। इसमें से वह कौन सी ग्रंथि है जिसको शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी हम मानते हैं। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। इसको जो है, जो पीनियल ग्रंथि होती है इसको शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है।
तो केराटिन नामक जो प्रोटीन होता है यह बालों में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से किसे जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है? इसमें से किसे जो है क्विक सिल्वर हम कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा। पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि ऑप्शन बी। तथा पारे का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो हो जाएगा सिनेबार। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। पारा का जो सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क है वो होता है सिनेबार। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा पारा को जो है क्विक सिल्वर नाम से भी जाना जाता है। पारा का जो सूत्र है वो Hg होता है। पारा को जो है Hg से हम रिप्रेजेंट करते हैं। निम्न में से किसे जो है वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सिल्वर कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो सफ़ेद सिल्वर है, सॉरी सफ़ेद सोना है, वाइट गोल्ड है, हम किसको बोलते हैं? तो सबसे जो सफ़ेद सोना है इसमें से माना जाता है प्लेटिनम को। तो आप याद रखिएगा, प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेटिनम को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से चांदी के किस यौगिक का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है? जो ऑप्शन आप चारों देख पा रहे हैं, ये चारों ऑप्शन आपके चांदी के यौगिक हैं। तो ये जो चांदी के यौगिक हैं चारों, इनमें से किसका उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का जो उपयोग है फोटोक्रोमिक ग्लास बनाने में किया जाता है। वहीं ऑप्शन बी जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं सिल्वर आयोडाइड के बारे में मैंने आपको बताया है, इसका उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। वहीं जो सिल्वर नाइट्रेट है, आपने देखा होगा जो मतदान के समय जो हम अपने अंगुली पर जो निशान लगाए थे स्याही से, उस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मतदान के समय जो स्याही आपके उंगली पर लगाई जाती है, उस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया गया होता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग जो है कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्थिलीन का। नेफ्थिलीन की जो गोलियां होती हैं, इसका जो उपयोग है कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्थिलीन की गोलियों का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज होता है इसको जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका जो जीवन काल है यह आपसे पूछा गया कि कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनका मेन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना। लाल रक्त कणिकाओं का मेन कार्य होता है ऑक्सीजन का जो है वहन करना, यानी कि ये जो है ऑक्सीजन का हमारे रक्त में वहन करने में सहायता करती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो होता है C6H12 और O6। ये जो है सूत्र होता है किसका? तो ग्लूकोज का। तथा ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश की तीव्रता को जो है किसकी सहायता से मापा जाता है? जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको किसकी सहायता से हम माप सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्स मीटर। लक्स मीटर की सहायता से जो है प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए जो हाइग्रोमीटर है,
हाइग्रोमीटर की सहायता से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। वहीं ऑप्शन जो सी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर की सहायता से जो है वाहन द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापा जाता है। इसके अलावा जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर की सहायता से हम गैस का दाब मापते हैं। मैनोमीटर की जो सहायता से गैस का जो दाब है उसको हम माप सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जनरल साइंस के 25 प्रश्नों का जो भाग 7 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।